तो यहाँ से हम लोग आज कल जहाँ हमने छोड़ा था उसी को आगे लेके चल रहे हैं। और आपको पता है कि कल हमने यहाँ से नया बैकग्राउंड ले लूं। नया बैकग्राउंड आज कुछ इस तरह का नया बैकग्राउंड लेते हैं। इस पे ब्लैक पेन लेते हैं और हमने बीपीएससी 66th पीटी में बिहार विशेष और इसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये हमारा फोकस एरिया अभी चल रहा है। और इसमें अभी चूंकि चुनाव का समय है, तो इस चुनाव के समय में बिहार सरकार द्वारा पिछले सालों में अपनी जो उपलब्धियां रही हैं, जो उनका अचीवमेंट्स है, उसको वो इन डिटेल अपने ट्विटर अकाउंट से या फिर अपने न्यूज़पेपर वगैरह में वो काफ़ी एडवर्टाइज कर, और बाकी कई बार हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार में यहीं से, दिल्ली से ही कई सारी परियोजनाओं को उन्होंने लॉन्च किया, कई सारे प्रोजेक्ट को उन्होंने यहीं से लॉन्च किया है, जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एजुकेशन से, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल इकोनॉमी डेवलप करने से, डिजिटल सोसाइटी बनाने से रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसमें जाएंगे तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे कल हमने जहाँ पे छोड़ रखा है वो आपको पता है कि उसको बंद करिए। एक तो हमने कल बता रखा था कि बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल रोड मैप है, ठीक है, वो 7 निश्चय है, 7 रिजॉल्व्स हैं। और ये 7 रिजॉल्व्स में बिहार सरकार ने अपनी, और आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि आप जानें कि ये बिहार सरकार का जो 7 निश्चय है उसमें प्रत्येक निश्चय की वर्तमान स्थिति क्या है, ये आप उसको जानें, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो उसी में 7 निश्चय में हमने 2 पे किया था, 2 तक हम पहुंच पाए थे कल। एक था आर्थिक हल, युवाओं को बल, ये एक उनका वो था, इंग्लिश में भी यही लिखाएगा, आर्थिक हल युवाओं को बल। और जो आज कल की क्लास में नहीं थे उनको बता दें कि इस वाले में आर्थिक हल युवाओं को बल, अब इसको भी ARTHIK कुछ इस तरह से करके लिखेंगे आप, हमने कल लिखवाया था। और इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें जो उपाय किए जा रहे हैं बिहार सरकार द्वारा, एक युवा कौशल विकास कार्यक्रम है, युवा कौशल विकास कार्यक्रम एक चल रहा है। ये भी ऐसा ही हिंदी इंग्लिश में ही यही स्पेल आउट होगा, यही वर्ड कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत हमने आपको बताया था कि मुख्य रूप से 3 काम किए जा रहा है, 3 तरह का फोकस है। एक है दक्षता विकास, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। और उस दक्षता विकास में, स्किल डेवलपमेंट में जो मेन फोकस है, जैसे हमने आपको कहा था कि 3 बातों पे है। एक भाषा, दूसरा है संवाद कौशल, कम्युनिकेटिव स्किल, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा, ठीक है। एक है संवाद, दूसरा था जैसे ये आर्थिक हल युवाओं को है, अच्छा आर्थिक हल, पेन ड्राइव दे दो, आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम में हमने युवा कौशल विकास कार्यक्रम लिया था। विकास कार्यक्रम, और फिर यहां पे हमने ये बताया था कि एक है कि दक्षता विकास, स्किल डेवलपमेंट, और उस दक्षता विकास में 4 बातें मुख्य रूप से थीं। एक था भाषाई सुधार, लिंग्विस्टिक रिफॉर्म। भाषाई सुधार का मतलब यह हुआ कि जो बोलियां हैं, जो प्रचलित बिहार में कई तरह के 4 मुख्य रूप से प्रचलित बोलियां बिहार में बोली जाती हैं, आप जानते हैं कि एक है भोजपुरी,
दूसरा है मगही, तीसरा है मैथिली और चौथा है अंगिका। ये 4 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। तो ये चारों बोलियों में आप जाएंगे तो यहां से, लेकिन ये चारों बोलियां रीजनल हैं, ये डायलेक्ट्स, रीजनल लैंग्वेज हैं ये, और राज्य के बाहर के साथ कम्युनिकेट करने में इनका उपयोग नहीं हो पाता है। तो यहां पे बिहार में जाएंगे तो फिर ये दोनों जो चारों हैं, इनके साथ बिहार सरकार के द्वारा 2 भाषाओं पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है। एक हो रहा है हिंदी, ठीक है, और दूसरा होता है, सेकंड है अंग्रेजी। तो एक तो हमने ये कहा था कि इनके विकास के लिए इस कार्यक्रम के तहत इनके विकास पर बल दिया जा रहा है। जो सेकंड हमने कहा था कि संवाद कौशल, कम्युनिकेटिव स्किल, संवाद कौशल का मतलब होता है कैसे बोलें, ठीक है, इसी हिंदी में ही बोलें, अंग्रेजी में ही बोलें, तो कैसे बोलें, कम्युनिकेटिव स्किल में सुधार करना। और यहीं पे एक तीसरा था व्यवहार कौशल, व्यवहार कौशल जिसमें है एटिकेट सिखाना, या आपको कैसे आप किसी के साथ बातचीत करें, वो कैसे किसी के साथ व्यवहार करें। मान लो खूब मीठे लैंग्वेज में ही जाकर के गुस्सा लगा रहे हैं तो ये अच्छा नहीं हुआ। मीठे लैंग्वेज में ही खूब बोल रहे हैं, खूब अच्छे से हिंदी में ही बोल रहे हैं, और पता चला कि जाकर के उनके जो एक स्टैंडर्ड जो बिहेवियर होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड बिहेवियर आपका नहीं है, मानक व्यवहार आपका नहीं है, तो उसमें आता है। तो ये संवाद कौशल। और फिर जो फोर्थ इसी में था वो था कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ावा देना, ये इसमें था। तो युवा कौशल, ये जो युवा कौशल था, युवा कौशल विकास कार्यक्रम में ये दक्षता विकास के तहत ये था। और फिर उसके बाद जाते हैं तो इसमें आर्थिक वाले में हमने ये चर्चा किया था कि इसमें स्टार्टअप, भाई ये सारे होने के बाद इनको रोजगार चाहिए, तो उस स्टार्टअप के तहत रोजगार, स्वरोजगार देने के लिए, सेल्फ टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज टेकन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टार्टअप पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग बिहार सरकार द्वारा। और उसमें हमने बताया था कि फिर कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, और ये इंक्यूबेशन सेंटर्स जो यूथ है, उस यूथ को उसके लिए सुटेबल लाइन ऑफ फोकस क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का एरिया उसके लिए कौन सा सही होना चाहिए, उसका इंक्यूबेशन सेंटर्स द्वारा सुझाव दिया जाता है, बाकी प्रोसीजरल सजेशंस दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद वो स्टार्टअप कुछ नया स्टार्ट करता है, और जिसमें कि उसको रोजगार मिलता है, साथ में दूसरे को भी वो एम्प्लॉयमेंट देता है। तो उसमें जाएंगे तो स्टार्टअप है, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, और ये इंक्यूबेशन सेंटर्स सारे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है उसमें एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में इंटरप्रेनर रहते हैं, उद्यमी हैं, और उन उद्यमियों को ये सजेस्ट करना जिससे कि वो अपनी जरूरत के अनुसार वहां पे फोकस कर सकें, अपना एरिया सेलेक्ट कर सकें और वहां पे वो काम कर सकें, ठीक है। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इंस्टीट्यूशन से, और वहां से स्टार्टअप, ये बात हमने कही थी। और थर्ड बात यहाँ पे किया था हमने, जो तीसरा था थर्ड, इसमें ये पूरा है, ये सारा जो इसमें आया हुआ सब है। अच्छा, ये वाले में, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि स्टार्टअप, और तीसरा हमने कहा था कि फाइनेंशियल, एक तरह से वित्तीय सहायता। और इस फाइनेंशियल सहायता के तहत हमने 2 बातें आपसे कही थी। एक स्टूडेंट छात्र क्रेडिट कार्ड योजना जो बिहार सरकार द्वारा 1% ब्याज पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उसमें है। और दूसरा है कि मुख्यमंत्री निश्चय सहायता कार्यक्रम है, उसके तहत। तो ये वित्तीय सहायता में आता है कि जैसे कि जो पढ़ने वाले हैं, जो हायर एजुकेशन में लिटरेट हैं, या टेक्निकली जो टेक्निकल एजुकेशन जिनको मिला हुआ है, उनको उस लेवल पर, या उस टेक्निकल हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बिहार सरकार द्वारा पैसा उपलब्ध कराने के लिए 1% ब्याज दर पे, ठीक है, ये छात्र स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना है, और उसके बाद मुख्यमंत्री निश्चय सहायता योजना है, उसके तहत उन बच्चों को पैसा दिया जाता है। तो एक ये था आर्थिक हल युवाओं को बल, और सरकार का कहना है कि इसमें बड़े पैमाने पे डेटा भी सरकार ने दिया है जो हमारे काम का नहीं है सर। ये हमारा कंसेप्ट बेस पे हमें पता रहना चाहिए कि ये बिहार सरकार की एक 7 निश्चय की एक निश्चय है, आर्थिक हल युवाओं को बल। इसकी चर्चा हमने कल किया था। उसके बाद जो सेकेंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, वो है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। ये भी एक आरक्षित रोजगार। देखो, मैं सारे सबका इंग्लिश बोलते जा रहा हूं, हम लोग बाइलिंगुअल हैं, हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं सारा, कई जगह पे इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, तो बाइलिंगुअल हम लोग हैं, इसलिए किसी को लैंग्वेज में दिक्कत कहीं नहीं आएगी अगर आप ध्यान देंगे तो। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये इसी रूप में लिखा जाएगा, इंग्लिश में इसी तरह से स्पेल आउट होगा ये। तो उसमें है कि रिजर्वेशन इज द विमेन राइट, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट इज द विमेन राइट। और इस वाले में हमने ये कहा था कि जैसे बिहार में जाएंगे तो 48% के आसपास विमेन हैं,
महिलाएं हैं कुल जनसंख्या में, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी काफी कम है। देयर पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, ठीक है, वेरी वेरी लो। तो उसी संदर्भ में टू एंश्योर वुमेन एम्पावरमेंट एंड टू इंक्रीज द रोल ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान बिहार सरकार द्वारा किया गया, ठीक है। और उस प्रोसेस में जाएंगे तो, और उसका उद्देश्य क्या होता है, महिलाओं के जो विमेन हैं उनकी सार्वजनिक भूमिका को बढ़ाना, टू एम्पावर विमेन, महिला सशक्तिकरण उसको कहेंगे, या टू इंक्रीज द रोल ऑफ विमेन इन पब्लिक लाइफ। और उसमें सामाजिक जीवन में भी, निर्णय प्रक्रिया में, प्रशासन में भी, आर्थिक मामलों में भी, हर मामलों में ये विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। और उस क्रम में आप जानते हैं तो तीन तरह का बिहार में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ पर आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार का, इसमें सरकारी नौकरियों की बात की गई है, लेकिन फिर भी जानते हैं कि बिहार में महिला आरक्षण तीन तरह का है। आरक्षण आपको ध्यान रखना चाहिए। एक आरक्षण है जो पहले से चला आ रहा है, एक पंचायती राज में, इसके माध्यम से पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, स्थानीय निकायों में। उसके बाद जानते हैं पंचायती राज, विमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज इज 50%। उसके बाद है जो नियोजित शिक्षक हैं, प्राथमिक नियोजित शिक्षक, कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर हैं, शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक स्कूल में, तो यहां पे जाएंगे तो यहां पर भी 50% रिजर्वेशन है यहां पर। और फिर थर्ड है सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में 35% रिजर्वेशन है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार में ये तीन तरह के बिहार में रिजर्वेशन है। आप जानते हैं कि पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन से महिलाओं की राजनीतिक भूमिका में वृद्धि होगी। विमेन विल बी ट्रेन्ड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ से अभी से अपर लेवल पे विधानसभा और लोकसभा के लेवल पे रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जैसी प्रक्रिया है तो यहाँ पे पंचायती राज में अगर विमेन ट्रेंड होंगी, ठीक है, फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, देन इट विल बी इजी टू प्रोवाइड देयर पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा। वहां पर भी ये किया जा सकता है 50%। तो 50 बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे, बिहार मुख्य राज्य है, ठीक है, जहां पे अदरवाइज जाएंगे तो 1/3 रिजर्वेशन का प्रोविजन था, लेकिन बिहार ने 50% रिजर्वेशन दे रखा है। उसके बाद नियोजित शिक्षक वाले में देखा हमने 50% है, और सरकारी नौकरियों में चाहे पीसीएस का हो चाहे अन्य निचले स्तर पर जाएंगे तो 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, ठीक है, ये है। इनके अलावा जाएंगे तो हमारे पास एक और टाइल्स है, जैसे कल हमने बताया था कि महिला सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बिहार सरकार द्वारा और भी कई सारे कदम उठाए गए हैं, व्यवहारिक कदम उठाए गए हैं, लीगल स्टेप्स लिया गया है, कई सारे कदम उठाए गए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो फिर उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि एक तरह से जो दहेज विरोध है वो दहेज विरोध भी महिला सशक्तिकरण में ही है। उसके अलावा जाएंगे तो जो नशा मुक्ति का भी अब जो अभियान बिहार सरकार द्वारा, पहले लिकर बैन किया गया था, लिकर बैन के बाद अब वो नशा मुक्ति के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी विमेन एम्पावरमेंट में सहायक होगा। इसके अलावा जाएंगे तो लिकर बैन हो गया, या ये लिकर बैन है, आरक्षण हो गया, और प्लस दहेज विरोध के लिए जो काम हो रहा है, बाल विवाह को रोकने के लिए भी बड़े पैमाने पे काम किया गया है कि एक बच्ची अगर स्नातक जो ग्रेजुएट अगर होती है तो उसको सरकार से पैसे 25,000 रुपये मिलता है, तो उस लालच में हो सकता है कि लोग अपने बच्चियों को पढ़ाएं। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बिहार सरकार द्वारा कई सारे काम किए जा रहे हैं, तो उसमें हम आ रहे हैं। तो लेकिन ये दूसरा नंबर ये था आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, और इसमें ये ऑलरेडी लागू हो चुका है, और महिलाओं को हर लेवल पे पंचायती राज में भी रिजर्वेशन मिल रहा है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं इनमें भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, और सरकारी नौकरी 60-62, बीपीएससी का 60-62 फर्स्ट एग्जाम था जिसमें लड़कियों के लिए 35% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ। 60-62 में, 63rd में और भी 64th का जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें सब में विमेन रिजर्वेशन 35% दिया गया है। जो कांस्टेबल की भर्तियां हुई, सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हुई, उसमें भी विमेन को रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये ऑलरेडी ये जो सेकंड जो था वो भी लागू हो चुका है। अब इसमें जाएं तो थर्ड वाले में अगर जाते हैं कि इसमें तीसरा, तो तीसरे वाले में आप अगर देखें तो यहां पर ये 7 नीचे में तीसरा व थर्ड लिख लो, तीसरा लिखो, हर घर बिजली। तीसरा नीचे थर्ड है हर घर बिजली, लिख दीजिए, ये इंग्लिश में भी यही लिखिए, हर घर बिजली।
लिख दीजिए हर घर बिजली। यहां पे है, और इसमें लिख दीजिए, एक लाइन लिखिए, लिखो इसके लिए निर्धारित लक्ष्य, द डिटरमिन्ड टारगेट फॉर दिस रिजर्व वाज दिसंबर 2018। इसके लिए निर्धारित लक्ष्य दिसंबर 2018 था, दिसंबर 2018 था। Determined target was December 2018, but this resolve was achieved 2 months earlier। किंतु इस लक्ष्य को 2 महीना पहले ही हासिल कर लिया गया। इस लक्ष्य को 2 महीना पहले ही हासिल कर लिया गया। दिस टारगेट वॉज अचीव्ड 2 months अर्लियर। ठीक है, और आप जानते हैं कि जैसे यहां पर हर घर बिजली वाले में कई सारी बातें हैं। हम लोग जब इंटरव्यू का क्लास चलता है तो उसमें जब पूछते हैं लोगों से, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आया हुआ है या बिहार में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप जा रहे हैं, तो भाई आप का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे यूज होगा बिहार में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि बिहार में बिजली की स्थिति को वो ठीक से जाने। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा चलो, तो मास्क लगा लो। 2 में से 1 आदमी को मास्क लगा कर रखना चाहिए। तो इसमें आता है कि जैसे ये इसके लिए हम लोग पूछते हैं, तो ऊपर से ही अगर मान लो शुरू करें तो विद्युत वितरण, एक तो होता है कि देश में जो विद्युत कानून है वो विद्युत कानून 2003 है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इंडिया में 2003 का है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, और उसके अकॉर्डिंग कई सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे अभी चाइना का सारा जो ऐप बैन किया गया था, तो उसमें उसी कानून का उपयोग किया गया था। ठीक है, अभी खूब कानूनों की बात हो रही है, कृषि वाला जो विवाद चल रहा है उस विवाद में भी कानून की बात सब चल रही है, तो कानून कुछ कुछ याद रखने चाहिए आपको। तो उसमें जाएंगे तो उस विद्युत अधिनियम 2003 का है। अब उसके तहत जो विद्युत वितरण का कार्य है, और आप जानते हैं कि विद्युत में 4 पार्ट होते हैं, विद्युत 4 तरह की कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी में इन्वॉल्व है। एक है जनरेशन से रिलेटेड, जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनपीसीआईएल है, प्राइवेट कंपनी टाटा पावर है, रिलायंस पावर है, तो ये सारे के सारे जनरेशन में इन्वॉल्व है। ट्रांसमिशन में जाते हैं तो देखते हैं कि जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है, जहां पे जनरेशन सेंटर है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बीच में जो आप बड़े बड़े टावर देखते हैं, आप जैसे ही शहर से बाहर निकलते हैं तो उसमें कई अभी तो 5,40,000 वोल्ट तक, 7.5 लाख वोल्ट तक ट्रांसमिशन हो रहा है। हम लोग छोटे थे तो 1,32,000 वोल्ट तक ही सुने हुए थे। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बीच में, वो 1,32,000 वोल्ट का होता था। लेकिन अब जनरेशन सेंटर में अगर 4,000 5,000 मेगावाट का 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, और कंजम्पशन भी दिल्ली में मान लो 6,000 मेगावाट का कंजम्पशन है, तो इस ऐसी स्थिति में यहां पर ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी वहां से यहां आ सके। तो उसके लिए आप देखेंगे तो पावर ग्रिड है, इसके लिए नेशनल ग्रिड डेवलप किया गया है पूरे देश में। इलेक्ट्रिसिटी ये जो ट्रांसमिशन वाली बात है उसको 5 जोन में बांटा गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट, और उसके बीच में कहीं पे किसी जोन में इलेक्ट्रिसिटी अधिक है और किसी जोन में कम है, तो उसके लिए नेशनल ग्रिड बनाया गया है। और नेशनल ग्रिड में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी रहता है, और पावर ग्रिड के द्वारा ट्विटर के माध्यम से या जो भी बायर्स हैं उनको ये सूचना दी जाती है कि हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, आप चाहें तो इस पर्टिकुलर रेट पर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो लोग खरीदते हैं। तो उसमें जाते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूशन, ये ट्रांसमिशन वाला काम होता है, फिर एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। और आप जानते हैं कि राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा वितरण का कार्य किया जाता है, कई राज्यों ने इसका निजीकरण कर दिया है। तो अब जैसे जाते हैं तो उदय, तो ये जो विद्युत वितरण का कार्य है, वहां पर जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों की जो फाइनेंशियल स्थिति है, सबसे खराब उन्हीं की फाइनेंशियल स्थिति होती है, क्योंकि वहीं पे उनका जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसी की चोरी होती है, उसी के जो अदरवाइज जो ट्रांसमिशन लॉसेज उन्हीं के होते हैं। कई बार पैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूम करके पैसे नहीं देता है, उन्हीं का लॉस होता है। राज्य सरकार की बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पैसे नहीं देती हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब रहती है। तो उनके दशा में सुधार के लिए आप जानते हैं कि उदय योजना है, और अभी 90,000 करोड़ रुपीज उनको ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत दिया गया अभी, और उसमें वृद्धि भी की गई है जिससे कि उनकी दशा में सुधार किया जा सके। भाई लोगों का इलेक्ट्रिसिटी, लोगों के घर में विद्युत वितरण कंपनी की स्थिति खराब होगी, खराब होने से वो इलेक्ट्रिसिटी लोगों को नहीं दे पाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं देने से लोगों को पसीने आएंगे, गर्मी आएंगे, तो जाकर के उल्टा बटन दबा देंगे, उल्टा बटन का ईवीएम का जो बटन है उल्टा दबा देंगे, और वो सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगी। तो इसलिए सरकार के द्वारा भाई अपने जो अतिथि हैं, सारे अतिथियों का खूब आदर सत्कार किया जाता है, बिजली उनको आराम से मिलता रहे, भले पैसा दें या ना दें।
कई भारी संख्या में लोग, लेकिन अदरवाइज हम लोग तो देते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं दें तो पता लगे कल ही काट के चले जाएंगे, तो हम जो आज आपके बीच में बातचीत कर रहे हैं ये नहीं हो पाएगा। घर में है नहीं दें, काट देंगे, वो काट देंगे तो दिक्कत हो जाए। लेकिन गांव में सोच के देखो, जो लोग हैं या कई बार शहरों में जो बड़े पैमाने पर सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी है और वो एजेंसी जो विद्युत वितरण कंपनी है उसको पैसे टाइम से नहीं देते हैं, उनकी दशा खराब रहती है। तो उससे रिलेटेड जो स्कीम है उसका नाम है उदय स्कीम। वहां से इलेक्ट्रिसिटी जब आगे की तरफ जाता है विद्युत वितरण कंपनी से, तो फिर वहां पे आ जाता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, गांव को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए। वो ट्रांसफार्मर गांव के जो मेन चौराहा है वहां पे जाकर के वो ट्रांसफार्मर लगा देंगे, और वो काम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत। फिर वहां से जाते हैं तो आगे जाता है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना का काम है सौभाग्य हर घर सहज विद्युत वाला, तो उसमें होता है कि वो ये है हर घर बिजली के लिए। सौभाग्य योजना सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, हर घर बिजली के लिए सबसे उत्तरदायी योजना कौन सी है, तो वो योजना है सौभाग्य योजना। ठीक है, तो सौभाग्य योजना के तहत हर घर के, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ना जाए, बल्ब ना जले, अंधेरे में रहना आपको अच्छा लगता है, तो जोर जबरदस्ती सरकार द्वारा आपके घर में जाके बल्ब लटकाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके दरवाजे पर बिजली अवेलेबल है, जब चाहेंगे तब आपके यहाँ मीटर लगा करके आपको इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाएगी। सौभाग्य योजना में ये है, डिजायर्ड पर्सन के लिए है कि जो आदमी चाहता है उसको, देखो इच्छुक घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान की गई है। इच्छुक घरों को, अगर गांव में मान लीजिए 100 घर है और उसमें से अगर 60 लोग बिजली नहीं चाहते हैं, मीटर लगाना नहीं चाहते हैं, तो फिर उनको इसका मैंने ये जो 25 अक्टूबर 2018 तक बिहार में सब घरों में बिजली उपलब्ध करा दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में बिजली जल रहा है, सारे घरों में बिजली नहीं जलता है, घर के दरवाजे तक बिजली है। आप चाहेंगे तो मीटर लगा करके विद्युत वितरण कंपनी वाले आएंगे और मीटर लगा करके आपके घर में बिजली दे देंगे। तो ये चीज सौभाग्य योजना के तहत है। और बिहार में भी 100% विद्युतीकरण का मतलब यही है कि आप मांगेंगे ऑन डिमांड इलेक्ट्रिसिटी नाउ अवेलेबल इन बिहार, तो उसमें आता है। तो फिर उसके आगे जब जाते हैं तो सौभाग्य योजना के आगे एक और योजना है, उसको बोलते हैं उजाला योजना। उजाला योजना में एलईडी बल्ब, जो एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम के तहत ये एलईडी बल्ब घरों में उपलब्ध कराया जा रहा है, जो परंपरागत बल्ब था या सीएफएल था उसके जगह पे। फिर उसके बाद उजाला योजना के साथ साथ घर में एक और ऊर्जा के स्रोत, जैसे खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर चाहिए, और उस एलपीजी सिलेंडर के लिए उज्ज्वला योजना है। और उस उज्ज्वला योजना में जो नगद सब्सिडी की योजना है उसका नाम है पहल योजना। ठीक है, तो नगद सब्सिडी के लिए योजना है उसका नाम है पहल एलपीजी सिलेंडर पर। और एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन प्रदान करने के लिए जो योजना है उसका नाम है उज्ज्वला। घर में जो स्वच्छ बिजली एफिशिएंट लाइटिंग है, ठीक है, उन्नत ज्योति, तो उसके लिए है उजाला। घर तक बिजली लाने, घर में बिजली लाने के लिए जो योजना है उसका नाम है सौभाग्य। उससे गांव में बिजली लाने के लिए जो योजना है उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और उसके पहले जो योजना है विद्युत वितरण कंपनी की दशा में सुधार के लिए जो योजना है उसका नाम है उदय योजना। और फिर एक और है जो है खेतों में नवीकरणीय अन्नदाता से ऊर्जादाता। यह बजट 2020-21 में एक प्रावधान था सेंट्रल गवर्नमेंट के, अन्नदाता से ऊर्जादाता। अब तक वो अन्नदाता थे, अब अपने खाली कोई बैरन लैंड है, खाली जमीन है, उस पे वो चाहे तो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर ले, अपनी जरूरतों को पूरा करें। जो सरप्लस होगा उसको एनवीवीएन एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम द्वारा उसको खरीद लिया जाएगा और फिर उसका कमर्शियल यूज किया जाएगा। तो इसमें आता है, उसके लिए जो योजना है उसकी योजना का नाम है कुसुम योजना। तो इतनी सारी विद्युत से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। और आने वाले दिनों में अभी बिहार में है कि पहले तो हर घर को इसमें हर घर बिजली था, अब हर खेत बिजली का टारगेट चल रहा है। हर खेत में ऑन डिमांड, कोई भी किसान चाहता है कि उसके एग्रीकल्चर फार्म में या खेती का कोई भी जगह है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप अपना डिमांड दीजिए, एक सर्टेन टाइम के अंदर में इलेक्ट्रिक लाइन खींच करके आपके खेत पर बिजली पहुंचा दी जाएंगी। तो ये बिहार सरकार द्वारा इसके लिए काम किया जा रहा है। तो इसमें जाता है तो हर घर बिजली वाले में, इसमें एक लाइन लिख लो कि 2 महीना पहले ही इसको पूरा कर लिया गया। 25 अक्टूबर 2018 को बिहार को पूरी तरह से विद्युतीकृत राज्य घोषित कर दिया गया। एक लाइन लिख दीजिए इसमें, निश्चय 3 वाले में 25 अक्टूबर 2018 को बिहार को पूरी तरह से विद्युतीकृत राज्य घोषित कर दिया गया। ऑन 25 अक्टूबर 2018 बिहार डिक्लेयर्ड एज फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड। बिहार को पूरी तरह से विद्युतीकृत राज्य घोषित कर दिया गया। अब नेक्स्ट लिखिए, अगला चौथा लिखिए, निश्चय 4, हर घर नल का जल। हर घर नल का जल, ये लिखिए। अब जैसे भारत सरकार की योजना देखो, बिहार इस मामले में भारत सरकार से थोड़ा सा एडवांस है। कैसे एडवांस है? भारत सरकार की योजना है हर घर जल, हर घर जल इनका है, और बिहार का क्या है? हर घर नल का जल।
कई बार ऐसा होता है कि देश में इतनी विविधताएं हैं, आप जैसे एक गांव है, गांव में कुआं खोद देंगे, उनको पानी वहां से मिल जाएगा। ठीक है, ये हर घर नल का जल बहुत एम्बिशियस स्कीम है, लेकिन बिहार में, चूंकि बिहार में पानी की कोई कमी नहीं है सच देखा जाए तो, हाँ कुछ कुछ जगह पे आर्सेनिक का, आयरन का, फ्लोरीन की समस्या जरूर है, अदरवाइज पानी की कोई बिहार में दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं होने का परिणाम ये होता है, तो इसलिए बिहार सरकार ने हर घर जल के बदले, जो भारत सरकार की योजना है, एक कदम और आगे बढ़ते हुए क्या रखा हुआ है, हर घर नल का जल, टैप वाटर इन एवरी हाउस का लक्ष्य रखा गया है, और उसमें भी कई सारे पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, और उसको प्राप्त करने के लिए तो ये लाइन लिख दीजिए, हर घर नल का जल, और इसमें लिख लो इस लक्ष्य को अक्टूबर 2020 तक पूरा किया जाना है। दिस टारगेट विल बी अचीव्ड बाई 20th October 2020। लक्ष्य को पूरा कर 20 अक्टूबर, अच्छा अक्टूबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लिखो वर्तमान में, राइट नाउ अराउंड 80 to 90%, वर्तमान में 20 से 40%, सॉरी 80 से 90% लक्ष्य, 80 से 90% लक्ष्य हासिल हो चुका है। 80 to 90% टारगेट्स हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। बीस से 40% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। लिखो एक लाइन और लिख लो, इस योजना के तहत, अंडर दिस स्कीम, इस योजना के तहत हर घर में, टू एवरी हाउस, एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर, हर घर में स्वच्छ जल की आपूर्ति, उसमें लिख दो 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। टारगेट क्या है इसमें? 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक टारगेट है। BIS 10,500 2012 की गुणवत्ता के साथ बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, 1 मिनट रुको, आपको उसका टाइल्स ही दिखाता हूं। चलो इसमें नहीं है, ये BIS कितना था? 10,500 ऑब्लिक 2012, 10,500 ऑब्लिक 2012 मानक के साथ। ठीक है, विथ BIS 10,500 10,500। एक्चुअली जो BIS के द्वारा जो भी पैरामीटर्स स्टैंडर्ड्स जारी किए जाते हैं, गुणवत्ता मानक जारी किया जाता है, उसमें ये 10,500 वाटर प्यूरिटी को लेकर के है। ठीक है, इसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और उसके द्वारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, पहले ISI मानक आता था, अब BIS आता है उसकी जगह पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड।
ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो इसको बोलेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विभिन्न जो उत्पाद हैं, सर्विसेज हैं, उनकी गुणवत्ता के लिए जो मानक जारी किया जाता है, स्टैंडर्ड जारी किए जाते हैं, उसी स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वाटर प्यूरिटी के लिए जो जल की शुद्धता से, ये वाला जल की शुद्धता से संबंधित है, जल की शुद्धता से संबंधित है, प्यूरिटी ऑफ वाटर से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा इसको। तो ये माने ड्रिंकिंग और इस जल की शुद्धता, और ये जो स्टैंडर्ड होता है वो पेयजल के लिए है, पेयजल का स्तर। ये मानक अगर किसी को प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि वो पानी को उठाकर के सीधे आप पी सकते हैं। तो ये जो बिहार सरकार की योजना है, हर घर नल का जल में जो पानी का जो स्टैंडर्ड, कितना पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पानी उपलब्ध कराने की बात है, नंबर 1। नंबर 2 है जो पानी का स्टैंडर्ड होना चाहिए वो क्या है, वो BIS 10,500/2012। 2012 में ये मानक तय किया गया होगा, इसलिए यहाँ पर 2012 है। यहाँ पे मान लीजिए ये मानक 10,500 वाला मानक है, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो 2018 में होगा तो 2018 हो जाएगा, 2020 में होगा तो 2020 हो जाएगा। अर्थात BIS के द्वारा जो 10,500 ये जल की शुद्धता, और जल की शुद्धता किस लेवल का, ड्रिंकिंग वाटर के लेवल का, वो 2012 में उसका पैरामीटर्स तय हुआ। उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बिहार सरकार द्वारा जो नल का, हर घर नल का जल के तहत जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, वो पानी का क्वालिटी ये होगा। इनके अलावा जो उसका pH वैल्यू है, आप जानते हैं कि पानी का pH वैल्यू 7 होता है, 7 से जो कम होता है वो एसिड होता है, 7 से ज्यादा होता है वो बेस होता है, ठीक है, क्षार होता है। तो उसमें जाएंगे तो ये जो बिहार सरकार द्वारा जो ये नल का, हर घर नल का जल का जो इसमें pH स्टैंडर्ड है वो 6.5 से 8.5 के बीच का है। ये ध्यान रखना है, इसमें क्या है, 6.5 से 8.5 के बीच का जो pH स्टैंडर्ड है वो 6.52, वो 8.5 है। आप जानते हैं कि शुद्ध जल का pH स्टैंडर्ड कितना होता है, शुद्ध जल का pH मान, pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर 7 होता है। और यहां पे कितना, क्या लेवल मेंटेन करेंगे, 6.2, 8.5 लेवल का ये देंगे। ये इनके अलावा जो अन्य पैरामीटर ये ले रहे हैं वो है कि प्रति मिनट 10 से 12 लीटर पानी प्राप्त होगा। माने एक में ऐसा नहीं होगा कि टैप में पानी टपक रहा है, टैप में पानी, अच्छा 1 मिनट, ये जो वाटर होगा, जल होगा जो पीने वाला, उसमें जो कई क्षेत्रों में जैसे जाएंगे तो वहां पे आर्सेनिक की समस्या है, आर्सेनिक, फ्लोरीन की समस्या है, कई जगह पे आयरन की मात्रा, जैसे बाल्टी वगैरह में देखोगे तो आयरन जम जाता है, तो ये सब अधिक होते हैं। इससे मुक्त होगा ये। द वाटर विल बी फ्री फ्रॉम आर्सेनिक, फ्लोरीन एंड आयरन, ये भी ध्यान रखिएगा इसमें जो पानी होगा वो। और एक और है जो इसमें जो लेवल दिया गया है, जो पानी अवेलेबल कराया जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ मान लो केंट आरओ हम लोगों के यहाँ लगा हुआ है, तो केंट आरओ जो आरओ का है, तो ये आते हैं जब मेजर करने के लिए कि पानी में कई बार पानी की क्वालिटी को आप शिकायत करते हैं, तो जब आते हैं वो, तो उसमें एक TDS काउंट होता है, ठीक है। TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, माने उसमें जो डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं, ठीक है, उस डिजॉल्व्ड सॉलिड्स के लिए होता है। और स्टैंडर्ड जो होता है 300 से 600 mg पर लीटर होना चाहिए वो, ठीक है। तो बिहार सरकार द्वारा जो पानी अवेलेबल कराया जाएगा, उस पानी का जो TDS लेवल है, वो TDS लेवल, इसमें जो TDS लेवल है वो TDS लेवल, 1 मिनट बता रहा हूं, वो TDS लेवल है 500 माने स्टैंडर्ड है भाई 300 से 600 के बीच में होना चाहिए। तो इसमें जो इसका वाटर का, पानी का एक जो TDS लेवल है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स जो होते हैं, वो है 500 इसमें होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हर घर नल के जल में जो स्टैंडर्ड फॉलो होंगे वो TDS होगा उस पानी का 500, एक थर्मामीटर की तरह होता है, वो आके उसको डालते हैं तो उससे पता चल जाता है। तो स्टैंडर्ड जो TDS का स्टैंडर्ड होता है वो होता है 300 से 600 के बीच में। बिहार में जो पानी उपलब्ध कराया जाएगा वो इसमें उपलब्ध कराया जा रहा है, वो उपलब्ध हो रहा है 300 से 600 mg पर लीटर होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें लिख भी सकते हो 300 से 600 mg पर लीटर होता है ये, और ये स्टैंडर्ड होता है। और बिहार में कितना हो रहा है, 500 मिलीग्राम
मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व सॉलिड्स होने चाहिए, और वो इसमें 300 से 600 के बीच में होना चाहिए। बिहार में 500 का होगा। BIS स्टैंडर्ड कितना होगा? 10,500। उसके अलावा अन्य जो pH वैल्यू होगा वो 6.5 to 8.5 के बीच में होगा। प्लस कितना पानी प्रतिदिन, कितना पानी दिया जाएगा? 70 लीटर का। उसके अलावा जाएंगे तो एक और पैरामीटर्स क्या है, माने 1 मिनट में टैप से 10 लीटर पानी आएगा। अब ये नहीं होगा कि बाल्टी पानी टपक रहा है, माने जो स्टैंडर्ड जो होगा टैप का, टैप से वाटर, जो वाटर फ्लो होगा, वाटर फ्लो फ्रॉम टैप, टैप से जल का प्रवाह एक तरह से कहें, ठीक, वाटर फ्लो फ्रॉम टैप, ये होगा 10 लीटर, 10 लीटर पर मिनट, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स के साथ अक्टूबर 2020 तक बिहार में हर घर नल के जल को लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। पर मिनट का होगा, तो ये है इसमें। अब इसमें देखो, अब शिकायत, व्यवहारिक रूप से शिकायत क्या आ रहा है? 2 तरह की शिकायतें आ रही हैं। एक तो करप्शन है, और करप्शन बहुत ज्यादा है। प्लास्टिक वाले पाइप लगा देते हैं। एक दूसरा है वो जो PVC वाला पाइप होता है, प्लास्टिक वाला टैप लगा देते हैं। गांव में लोग इतने इरिस्पॉन्सिबल, वो टैप को क्या करते हैं, टैप खोल लेते हैं। एक दिक्कत ये है। दूसरा है कि लोग खेत में पानी, सिंचाई के लिए इस पानी को खोल देते हैं। जो थोड़े दबंग टाइप के हैं, पता चला कि पानी चला और उसको खेत में खोल दिया उन्होंने। अब खेत में खोल दिया तो जो कोई अगर ऊपर साइड में मकान, कहीं ऊंचे साइड में किसी का मकान है, वहां पानी नहीं चढ़ता है। तो कई बार एक ये भी है कि एक साइड से, जबकि इसमें पीतल का टैप लगने की बात है, एक साइड से बिछते जाता है, दूसरे साइड से उखड़ते जाता है। कई बार मोटर चला के छोड़ देंगे, खेत में पानी, खेत में सिंचाई करेंगे, पता लगा मोटर जल गया, कई महीने तक, कई दिनों तक पानी नहीं रहेगा। तो फिर वही बात है कि जब तक सोसाइटी में परिवर्तन नहीं आएगा, समाज में बदलाव नहीं आएगा, समाज में जिम्मेवारी का भाव नहीं आएगा, जो ग्राम प्रधान होंगे, ग्राम प्रधान वो ट्रेडिशनल थकाऊ टाइप के लोग अगर ग्राम प्रधान होंगे, भ्रष्ट ग्राम प्रधान होंगे, तो इस तरह की योजनाओं का फिर वही बात, सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है? जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, लोगों से राज्य बनता है, लोगों के बीच में से नेता आते हैं, नेता से सरकार। अब सरकार मान लीजिए 2-4 लोग बहुत मेहनत से भी अगर काम करें, अच्छे आइडिया लेकर के लोगों के बीच में जाएं, लोग ही जब इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि बिना नल के जल का शौचालय सफल नहीं हो सकता, और शौचालय सफल, अब नल का जल नहीं रहेगा तो शौचालय सफल नहीं होगा, और शौचालय सफल नहीं होगा तो टॉयलेट बनाने से फायदा क्या होगा? ODS फ्री नहीं कर सकते, ओपन डिफेकेशन जो फ्री होता है वो नहीं हो पाएगा, लोग फिर वही पुरानी बातें, पुरानी तरीके से ही जाएगा। लेकिन अब बिहार के मामले में एक चीज जरूर कर सकते हैं कि ये धीरे धीरे ग्रो करने वाला राज्य है, धीरे धीरे ग्रो करेगा, इसको कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। पानी तो कम से कम, चलो पानी तो कम से कम, जैसे अब है कि धीरे धीरे लोगों को बिजली की आदत पड़ गई। अब आदत पड़ने से क्या होगा कि अब एक एक करके बड़े स्लो मूव करेंगे, स्लो मूव करके बिजली एक दिन आ जाएगा घर में। उसी तरह से पानी आया, कम से कम पानी नल से आया, लोगों ने देखा, धीरे धीरे वो नेसेसिटी बन जाएंगी, नेसेसिटी बनेंगी तो लोग खुद से ही अपना पाइप खींच करके या अपने घर में सबमर्सिबल लगा करके, बोरिंग लगा करके पानी अपना करेंगे। ये सरकारी है, सरकारी का वैसे ही रह जाएगा, कागज पे ही रह जाएगा। तो लोगों में सबसे बड़ी बात है कि बिहार को तब तक आप डेवलप नहीं कर सकते हैं जब तक कि राज्य, उसको बंद करो, बोलो कि तब तक बिहार को आप डेवलप नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप वहां के लोग नहीं सुधरेंगे। तो ये था चौथा, फोर्थ। हम लोग फिर अपनी जगह पे आ जाएं, अब उसी पे आ जाओ एक बार, 7 निश्चय वाले में। 7 निश्चय वाले ये कौन सा था? चौथा था, हर घर नल का जल। कब तक लक्ष्य रखा गया इसको, इस टारगेट को हासिल करने के लिए? अक्टूबर 2020। अब 5वां लिखिए, घर तक पक्की गली नालियां। ये लिखिए, घर तक पक्की गली नालियां, इंग्लिश में भी लिख दीजिए, घर तक पक्की गली नालियां। घर तक पक्की गली नालियां, ये। और इसमें एक लाइन लिख लो। अब इसमें क्या होता है कि एक बात ध्यान रखिए, जैसे भारत में सड़कों में जाएंगे तो सड़क 4 प्रकार के होते हैं भारत में। हमने कौन कौन सा कहा था? एक कहा था राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा कहा था राज्य राजमार्ग, तीसरा कहा था मल्टीपर्पस रोड्स, जिसको बोलते हैं PWD द्वारा डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और चौथा होता है ग्रामीण सड़कें। ठीक है, ग्रामीण सड़कें पूरी तरह से एग्रीकल्चर के लिए होती हैं, कृषि कार्य के लिए होती हैं, उस पर कोई रोक नहीं है।
मल्टीपर्पस रोड है तो उसमें आपको परमिशन लेना होता है। अगर ट्रैक्टर है, किसी चीज का खेती से जुड़े जो व्हीकल्स हैं, उसको अगर इन सड़कों पे ले आना है तो आपको उसको परमिशन लेना होगा। और फिर और ऊपर जाते हैं राज्य राजमार्ग और नेशनल हाईवे, तो उसके लिए तो प्रोसीजर एकदम कमर्शियल प्रोसीजर हो जाता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, कई बार ट्रैक्टर जो खेती से जुड़े ट्रैक्टर हैं उसको नेशनल हाईवे वगैरह पे चलने की अनुमति नहीं दिया जाता है, क्योंकि अब ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर को अब एक बिहार के एक छोर से सिवान से पता चला कि उसको पूर्णिया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवान में ही उसको चलना है। और सिवान से जब पूर्णिया जाने की बारी होगी तो फिर कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो जाता है, और कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए रोड परमिट्स अलग हो जाते हैं। तो इसमें जाएंगे तो 4 तरह की सड़कें होती हैं। यहां पे क्या है, ये 7 निश्चय में, चूंकि नेशनल हाईवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, NHAI द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। राज्य जो स्टेट हाईवे है वो राज्य का जो सड़क विभाग है, रोड डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा उसको किया जाता है। जो जिला सड़कें हैं वो PWD है, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसके द्वारा किया जाता है। अब रह गई बात ग्रामीण सड़कें, और बिहार में जाएंगे तो करीब करीब 45,000 के आसपास गांव हैं जो परसों जो प्रधानमंत्री के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हर गांव तक पहुंचाने की जो बात की गई थी उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें जाएंगे, अभी उस पर आएंगे हम लोग। तो वहां पे हर घर पक्की गली नालियां, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव में सड़कों के विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना शुरू की गई थी सन 2000 में। वो योजना का नाम क्या था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्राइम मिनिस्टर। और उसमें PMGSY 3 लेवल पे है। ठीक है, तो 3 लेवल पे जाते हैं तो होता क्या है उस 3 लेवल पे, ये 5 नंबर लिख लेना, इसका हेडिंग डाल दीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, गांव में सड़कें, और ये तेजी से बन रहा है। तो गांव में सड़कों में जाएंगे तो एक इसके लिए योजना शुरू की गई थी PMGSY, ये शुरू की गई थी सन 2000 में, 2000 ईस्वी में। ठीक है, रोड्स इन विलेजेस, इन विलेजेस, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब ये 3 रहा PMGSY, कौन कौन से? एक PMGSY 1, PMGSY 2 और PMGSY 3, ये 3 है। और PMGSY के लिए एक ऐप अभी काम करता है, और ऐप को बोलते हैं माई सड़क, ये ऐप है ये। और इस ऐप में क्या होता है, कहीं भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड अगर खराब है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसी जगह पे उसी ऐप को, और वो लोकल लोकेशन ले लेगा, और लोकल लोकेशन लेकर के उसका फोटो खींच करके और अपलोड कर दीजिए। वो जो भी ऐप का रेगुलेटर है वहां से वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उस डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा, और आपको कोई एड्रेस वगैरह फीड करने की जरूरत नहीं है। उस ऐप में हर जगह आप देखते हो कि ऐप में लोकल लोकेशन का प्रोविजन रहता है। ठीक है, और आप भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आता है भाई अपना लोकेशन बताइए, तो लोकेशन के लिए आप लोकेशन को ओके करते हैं, और लोकेशन को तो माई सड़क ऐप को आप क्या करें, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, और जहां भी कहीं आपको सड़क अगर लगता है कि खराब है तो वहां पर जाकर के उसके कैमरे को, उस ऐप में जाइए, उसमें प्रोविजन है, कैमरे का प्रोविजन है, कैमरे को ऑन करिए, वो लोकल खराब रोड का आप चाहे तो वीडियो, आप चाहे तो फोटो उसका ले लीजिए। पहले जैसे कैसे होता था कि अपने गांव में गए, वहां पे रोड खराब है, उसका आप फोटो खींचते थे, फोटो खींच करके ला करके और आप मेल करते थे या भेजते थे। यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऐप है, उसी ऐप में जाकर के लोकल लोकेशन जहां पे है वो लोकेशन ऐप अपने आप ले लेगा, और आप फोटो खींच करके उसको सबमिट कर दीजिए, कंसर्न डिपार्टमेंट को चला जाएगा, मैसेज आपके पास आ जाएगा कि रोड ठीक करने के लिए। ठीक है, फोन आ जाएगा, आप उस रोड जगह को जगह उनके पास तो जगह है ही, वो लोकेशन तो है ही, जब वो आएंगे ठीक करने के लिए तो वो देखेंगे, उनको उसी जगह पे वो ऐप उनको खुद ही पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसमें जाएंगे तो ये माई सड़क ऐप है, ये इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इस बात को याद एक बार कर लीजिएगा। ग्रामीण सड़कों के जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें विकास की जा रही है उनमें किसी मेंटेनेंस की जरूरत है तो माई सड़क ऐप उसमें काम करता है। तो ये PMGSY इसमें 1, 2, 3 है। एक वाले में था कि भाई 2 तरह के गांव होते हैं, एक होते हैं सामान्य गांव, दूसरे होते हैं डिफिकल्ट एरियाज, जो रेयर विलेजेस होते हैं। सामान्य गांव में जाएंगे तो सामान्य गांव जो जनरल विलेज है, मैदानी गांव इसको बोलते थे एक्चुअली, मैदानी गांव या विलेज इन प्लेन। तो यहां पर था शुरू में 500 की जनसंख्या, 500 की जनसंख्या, मैंने ऐसे गांव को ऑल सीजन ऑल वेदर रोड से जोड़ा गया, पक्की सड़कों से जोड़ा गया। ठीक है, 12 सड़कों से जोड़ा गया, ऑल सीजन रोड्स उसको बोलते हैं, जोड़ा गया, जिस गांव की जनसंख्या अच्छा, सामान्य गांव में ये 1000 का था शुरू में, फर्स्ट वाले में, सॉरी, ये 1000 का था।
1000 की जनसंख्या वाले गांव का, ऐसे गांव जिसकी कुल जनसंख्या 1000 है, उसको पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक है। और जो दूसरे होते थे, जो पहाड़ी गांव होते थे, रेगिस्तानी गांव होते थे, ठीक है, तो जैसे पहाड़ी गांव इसको एक तरह से बोले, पहाड़ी गांव, ठीक है, हिली जो विलेज होते थे माउंटेनियर के में या जो डेजर्ट वगैरह में होते थे, तो यहां पे कुल जनसंख्या होती थी 500। क्योंकि यहाँ पे गांव में थोड़े लोगों की संख्या कम होती है, तो ऐसी स्थिति में 1000 की जनसंख्या नहीं मिल पाएगा, तो 500 की जनसंख्या, ठीक है, को वाले गांवों को ही जोड़ा गया। माने ऐसा कोई गांव, इसका मीनिंग, प्रैक्टिकल मीनिंग ये हुआ कि ऐसा कोई गांव जिसकी जनसंख्या 1000 से कम हो या 500 से कम हो, वहां पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहले फेज में वहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं दिया जाएगा। ये यहां पे मुख्य बात है। अर्थात आपका गांव का जनसंख्या, कुल जनसंख्या अगर मान लीजिए क्या है, अगर 1000 से कम है, कनेक्टिविटी आपको नहीं दी जाएगी, अगर आपके गांव को नहीं जोड़ा जाएगा। पहाड़ी गांव या जो मरुस्थलीय गांव होते थे, जो डेजर्ट एरियाज में होते थे, अगर उनकी जनसंख्या 500 से कम है तो उनको पीएमजीएसवाई 1 में दीज विलेजेस विल नॉट बी कनेक्टेड। ठीक है। पीएमजीएसवाई 2 आया, तो उस 2 में क्या किया गया कि ये जो पैटर्न था उसको चेंज कर दिया इन्होंने। ठीक है। अब क्या कर दिया इन्होंने, इसको, ये जो सामान्य गांव थे या मैदानी गांव थे और फिर ये पहाड़ी गांव थे, अब आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, इस जनसंख्या को कम कर दिया गया। अर्थात ये जो 1000 था, ये जो 1000 था, इसको इन्होंने कर दिया 500, और ये जो 500 थे, इसको घटा के इन्होंने कर दिया 250। ठीक है। अर्थात 250 की जनसंख्या वाले गांव को जोड़ा जाएगा और 500 से तक की जनसंख्या को जोड़ा जाएगा। यह प्रावधान इन्होंने 2 में किया, पीएमजीएसवाई 2 में। ठीक है। और फिर आया, थर्ड टाइम आया पीएमजीएसवाई 3। इससे कम के, इस पीएम 500 से कम की जनसंख्या और 250 से कम की जनसंख्या को पीएमजीएसवाई के तहत नहीं जोड़ा गया। लेकिन यहां पे एक बात जरूर आई, क्या चीज, कि उस गांव में आप, जैसे आप अपने गांव की बात करिए, तो आपके गांव में कनेक्टिविटी, जैसे पूरब दिशा से गांव में जा रहे हैं तो कोई ब्रह्म स्थान है, मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में ब्रह्म स्थान है। गांव में इंटर करने का जो जगह है, पूरब दिशा से मुख्य रूप से लोग इंटर करते हैं, वैसे तो चारों दिशाओं से है, लेकिन मुख्य जो रोड है वो पूरब दिशा से है, तो ईस्ट से है, तो गांव में जाकर के वहां पे जोड़ दिया गया, गांव को कनेक्ट कर दिया गया। ठेका जो भी मिलेगा वहां तक का मिलेगा, ब्रह्म स्थान तक, उसके बाद गांव फिर शुरू हो जाता है। अब यहां पे क्या था कि जो हमारे गांव का जो हाई स्कूल था, वो हाई स्कूल गांव से थोड़े हट के था, आधा किलोमीटर दूर, क्योंकि हाई स्कूल भाई बड़ा सा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसका प्लेग्राउंड हो गया, तो वो दूर था। इसके अलावा जाएंगे तो जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स वो भी गांव से थोड़ा हट के था। इसके अलावा एक ग्राम है, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, जो हाट बाजार जिसको बोलते हैं, वो हाट बाजार भी गांव से थोड़े हट के था। ठीक है। अब वहां पे किसान क्या करता है, वो उसी हाट में अपना सब्जी, अपना अनाज सब लेके जाता है। और उसकी दिक्कत क्या है, पीएमजीएसवाई के तहत इन स्कूल, हॉस्पिटल और ग्राम तीनों को कनेक्ट करने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि ये गांव के 3 छोर पर थे, ये 3 दिशाओं में थे। तो पीएमजीएसवाई 3 में क्या किया गया, इसमें स्कूल, हॉस्पिटल, अस्पताल और ग्राम, इन तीनों को जोड़ा गया। किसको किसको जोड़ा गया, स्कूल को, हॉस्पिटल को और ग्राम को, ये जोड़ दिया गया पीएमजीएसवाई 3 में। अभी शुरू हुआ था 2018-19 में ये वाला पीएमजीएसवाई 3। लेकिन अब देखो समस्या यहां पे क्या है, बिहार सरकार का कंसर्न किस बात का था। बिहार में क्या था, एक ऐसे भी गांव थे जिनकी जनसंख्या 500 से कम थी, और ऐसे भी गांव थे, ठीक है, जिनके पहाड़ी गांव थे, या इस तरह से आप साउथ बिहार में जाएंगे तो इनके 250 से कम, उनको तो नहीं जोड़ा जाएगा। इनके अलावा जाएंगे तो ये जो 500 का गांव है या 1000 का गांव है, वो भी कई टोलों में बिखरा हुआ है। टोला जिसको आप जानते हैं, सब हर आदमी जानता है, ये कौन सा टोला है, ये पर्टिकुलर किसी जाति से जुड़ा हुआ टोला है, ये कौन सा टोला है तो ये उत्तर टोला है, ये कौन सा टोला है तो दक्षिण टोला है। ठीक है। और वो कई बार बिखरा हुआ है। मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरा गांव तो बिखरा हुआ नहीं है, ठीक है, चूंकि चारों तरफ से नदी है, नीचे काफी, तो थोड़ा सा ही बीच का है, तो बीच में ऊपर की तरफ है, तो सब एक ही साथ है। लेकिन अदरवाइज मैं अपने गांव से ही 2-4 किलोमीटर आगे जाऊं तो देखूं कि कोई एक टोला इधर है, एक टोला कहीं और है, एक टोला कहीं और है, कई जगह पे है वो। कई बार जातिगत टोले भी होते हैं कि ये टोला किसका है, इस टोले में इस जाति के लोग हैं, इस टोले में इस जाति के लोग हैं। अब समस्या ये है कि टोला को तो नहीं जोड़ा गया, और टोले में भी तो लोग जाते हैं, वहां भी बीमार पड़ते हैं, वहां भी लोग पढ़ाई के लिए, वहां भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं,
तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार ने दो और योजनाएं प्रारंभ करी। एक है कि एक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना एक चलाया। ऐसे गांव जो पीएमजीएसवाई में कवर नहीं थे उनको कवर करने के लिए, अर्थात 500 से कम की जनसंख्या वाले गांवों को कवर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। और दूसरा, उस गांव में भी जो टोले थे उनको जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये कर दिया गया। और उसके बाद उस गांव के अंदर में जो गांव के अंदर की जो सड़कें हैं या गांव में जो नाले हैं, घर से जो पानी निकल रहा है, उस पानी को कहीं बाहर निकासी करने के लिए तो गांव के अंदर दो बातें हैं। गांव तक तो 3 योजनाएं आ गई, पीएमजीएसवाई, मुख्यमंत्री टोला संपर्क और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क। ठीक है, 3 हो गया। गांव के अंदर जाएंगे तो 2 और जरूरत है। कौन से? एक गांव के अंदर पक्की गली और पक्की नालियां, ये 2 बातें। तो इसके लिए ये 7वां निश्चय था कि हर गांव को फॉर्मल बनाने के लिए, औपचारिक बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि उसमें ये जो 5वां निश्चय था, वो 5वां निश्चय आपने देखा है, आप उस निश्चय को लिखिए। जो 5वां निश्चय था वो कौन सा था? घर तक पक्की गली नालियां, ये लिख लो। तो उसी में लिख लो, आप इसके पहले लिख चुके होंगे वो सब, तो उसमें लिख लो निश्चय 5 के तहत 186 टोले ही जुड़ाव से बचे हुए हैं। ओनली 186 टोला 186 टोलाज आर येट नॉट कनेक्टेड। और उसी में लिख दीजिए अक्टूबर 2020 तक बाई अक्टूबर 2020 दिस रिजॉल्व्स विल बी अचीव्ड। इस निश्चय को हासिल कर लिया जाएगा, माने हर घर तक पक्की गली नालियां पहुंच जाएगी बाई अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 तक 80 to 90% है, हमने कहा 80 to 90%। जो हर घर नल के जल में 80 to 90% ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जो बाकी जो बचा हुआ है वो अक्टूबर 2020 तक वो भी हासिल हो जाए। हर घर नल का जल का भी लक्ष्य है अक्टूबर 2020, और हर घर पक्की गली नालियां में जो 186 टोले बचे हुए हैं उनको भी संपर्क दे दिया जाएगा ये अक्टूबर 2020 तक। तो रिजॉल्व नंबर 4 and 5 will be achieved by अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2020। हर घर बिजली ऑलरेडी अचीव्ड बाई अक्टूबर 2018 2018 तक, 25 अक्टूबर 2018 को यह हासिल हो गया। हर घर बिजली, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार ऑलरेडी लागू हो गया है, और आर्थिक हल युवाओं को बल पर सक्रियता से काम किए जा रहे हैं। ठीक है, लार्ज स्केल इसमें काम किया जा रहा है। ये वाले में जाएंगे तो अब नेक्स्ट लिख दीजिए रिजॉल्व नंबर 6, 6ठा रिजर्व, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ये लिख दीजिए, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। निर्माण घर का सम्मान, निर्माण घर का सम्मान। और उसमें लिख दीजिए 2 अक्टूबर 2020 तक, 2 अक्टूबर 2020 तक बिहार को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा। बिहार विल बी ओडीएफ फ्री बाई 2 अक्टूबर 2020। 2 अक्टूबर 2020 तक बिहार को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा। बिहार विल बी फ्री फ्रॉम ओपन डिफेकेशन। और इस प्रकार, एंड इन दिस वे, if Bihar will be free from open defecation and with pure drinking water, 90% diseases will be 90% diseases will be solved, 90% diseases will be controlled। यदि बिहार खुले में शौच से मुक्त हो जाता है, खुले में शौच से मुक्त हो जाता है और 90% तक बीमारियों से मुक्त
खुले में शौच से मुक्त हो जाता है तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाता है तो 90% बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है। अब यहां पे देखो दो चीज हुई जो मेंस वगैरह में कभी लिखने का होगा तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि ये जो हर घर बिजली है इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन लाया बिहार में। अभी तो लोग, चूंकि बिहार में सब थोड़े स्लो लोग होते हैं, लेट स्टार्टर होते हैं, तेजी से नहीं स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग। जैसे अमेरिका वगैरह में आप जाएंगे, चाहे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब वगैरह में जाएंगे तो वो बहुत सारे लोग यस नो में काम करते हैं। यस नो का मतलब होता है कि जैसे खाना खाना है तो खाना खाना है तो खाना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, मान लीजिए कोई थाली में खाना लेके बैठा हुआ है, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, थाली में खाना लेके बैठा दिया उसने, और पता लगा कि पंजाब हरियाणा वगैरह में जाएंगे तो क्या है भाई, सारा खाना थाली में जितना खाना आया उतना ही खाना लेंगे जितना कि खाना, और एकदम नीट एंड क्लीन खा जाएंगे वो। आप जाएंगे, वेस्टेज बहुत कम होता है। ठीक है, बिहार में जाएंगे तो क्या, और प्लस मान लो 3 रोटी उन्होंने दिया और रिश्तेदार आए पूछने के लिए कि भैया एक और रोटी ले लो, उसने बोल दिया कि नो तो नो, देने वाला भी समझ गया नो और लेने वाला भी समझ रहा है नो। नो जो वो नो बोल रहा है वो उसको मीन कर रहा है। बिहार में क्या है, बिहार में बड़ा एक अच्छा कहावत है, सोशियोलॉजी हम लोग जो इंटरव्यू ले रहे थे तो उस दौरान आता था कि जैसे मान लो पंगत में बैठे हुए खाना खाने के लिए, तो जब चावल देने वाला आया पास में तो आदमी क्या करेगा, क्या करता है, मुंह दूसरी तरफ देखने लगेगा। जब बहुत ढेर सारा दे देगा तो अच्छा अच्छा इतना दे दिए, इतना तो हम खाते ही नहीं। तो अरे पहले से जब आ रहा था तो आप देख नहीं रहे थे उसको। तो अगर पंजाब हरियाणा में जाएंगे तो क्या करेंगे, राजस्थान में वो सीधे सीधे अपना जितना उनको लेना है उतना लेना है, यस नो में करेंगे। बिहार में क्या होता है, गोल गोल करेंगे, देना हो तो दे दीजिए, नहीं देना हो तो आधा बोलेंगे आधा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कल्चर भी उस तरह का कल्चर भी है, उस तरह का क्लाइमेट भी है, मिक्स ऑफ क्लाइमेट है, हम लोगों का मिक्स ऑफ क्लाइमेट है, तो हमारा व्यवहार भी थोड़े से। और अमेरिका में जाएंगे तो ये बिल्कुल यस नो में बोलते हैं, यस नो में होता है। बिहार में जाएंगे तो सब लोग गोल गोल बोलते हैं। तो उसी में आता है। तो एक बात हर मैंने ध्यान से इसमें देखो, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन घर में आ जाने का सबसे बड़ी बात है कि आपका जो वर्किंग आवर है वो एक्सटेंड हो जाता है, काम करने का जो समय है वो बढ़ जाता है। कोई बच्ची अगर घर में पढ़ रही है, कोई बच्चा अगर घर में पढ़ रहा है तो अब उसके पढ़ने का, अदरवाइज लालटेन से कितने दिन तक पढ़े, कितने देर तक पढ़ेगा, 6 बजे के आसपास। पूर्वी भारत है वो, और पूर्वी भारत है तो पूर्वी भारत में 6 बजे अंधेरा हो जाता है। आप राजस्थान में जाएंगे तो ठीक है 2 घंटे का डिफरेंस आता है, 1.5 राजस्थान में जाएंगे वो पता चला कि 7:30 बजे उनके यहाँ अंधेरा होता है, बिहार में 6 बजे अंधेरा हो जाता है। अब 6 बजे से बहुत देर लालटेन जला के पड़ेगा तो 7, 7:30 बजे, 8 बजे तक खाना उना खा करके सारा बिहार 8:30 बजे सो गया। ठीक है, उधर पता चला कि भोर में 4 बजे 3 बजे उठ गया, अब उठ के करेगा क्या, अंधेरा, बाहर में अंधेरा है, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 6 बजे से लेकर के बिहार में जाएंगे, 6 बजे से लेकर के प्रॉपर माने 12-14 घंटे का वहां पे जो नो वर्किंग टाइम होता है। अब क्या होगा, बिजली के आने से क्या होगा कि वो बच्चे आराम से मैंने 10, 8, 9 बजे 10 बजे हम लोग कई बार फोन करते हैं तो पता पाते हैं कि पता चला कि 10 बजे 9:30 बजे, जो लोग पहले 7:30, 8 बजे, 8, 8:30, 9 बजे तो एक बार सो के उठ जाते थे, वो लोग पता चला कि 9:30 बजे 10 बजे तक जगे हुए हैं। क्यों है भाई, लाइट है, टीवी घर में लग गया, लाइट आ गई तो लाइट आ गई, टीवी, सामान्य शहरी जीवन हो गया। 10 बजे तक काम कर रहे हैं, 10:30 बजे तक काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बैंगलोर से, चाहे आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं जो पटना से अपने गांव में शिफ्ट किए हुए हैं, दिल्ली से अपने गांव में शिफ्ट किए हुए हैं और वहीं से पढ़ रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो ये नहीं हो पाता। जो टावर है वो, उसका टावर की दिक्कत हो जाती, सिग्नल नहीं पहुंच पाता, मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता। तो इलेक्ट्रिसिटी ने वर्किंग आवर को बढ़ाया। और दूसरा, विमेन इंपावरमेंट, विमेन सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया, महिला की सुरक्षा को। अब महिला आराम से गांव में थोड़े लेट नाइट भी अगर एक घर से दूसरे घर में जा सकती है या पब्लिक प्लेसेस पे वो घूम सकती है, अदरवाइज जैसे ही अंधेरा हुआ उसको घर के अंदर चले जाना होगा। तो एक सुरक्षा में वृद्धि हुई हर में। उसी तरह से शौचालय वाले में भी, शौचालय में बाहर जाते थे, ओपन डिफिकेशन होता था और ओपन डिफिकेशन पे एक से एक मक्खियां वगैरह घूमते रहती थी। वो सब मक्खियां आकर के पता चला कि खाने में बैठ रही हैं, हाथ पे बैठ रही हैं, देह पे बैठ रही हैं, कई सारे वायरस कैरी ऑन कर रही हैं। तो उसी में आ रहा है कि ये जो हर घर, ये जो शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, तो एक तो सम्मान वाली भी बात है और दूसरी ओपन डिफिकेशन में जो कई होता था कि लोग शादी नहीं करते थे। अभी के स्थिति में ये है कि मान लो कोई शहर में बच्ची रही है, बचपन उसको आदत ही नहीं है। अब एक तो प्रैक्टिकल दिक्कत हमने ये भी देखा कि क्या इंसल्ट हो रहा है भाई, किसका इंसल्ट हो रहा है, रितेश कुमार जी का क्या इंसल्ट हो रहा है। इंसल्ट नहीं होता, इंसल्ट। चलो तो देखो इसमें क्या है, जैसे हमने ये कहा ना कि क्या तो बता रहे थे, भूल गए। इसमें खुले में शौचालय से, अच्छा भूल गए क्या बता रहे थे।
अच्छा, शादी वगैरह में होता था कि सोच के देखो, जैसे मान लो बाहर में शहर में बच्ची रही हुई है और गलती से उसका गांव में शादी हो गया, या गांव में टॉयलेट ही नहीं है। वो नहीं है एक अक्षय कुमार की पिक्चर है जो टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो उसमें देखो कितना स्ट्रगल हो रहा है, उसमें सामाजिक जीवन को ही दिखाया हुआ है। तो कई अब आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं भाई आपको जो हम लोग के यहाँ बिहार का जो कल्चर है उसमें लोगों को ये अनुमान करना, लोगों से एक्सपेक्ट करना कि हर आदमी भाई वहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले, अडॉप्ट कर ले। कई सारी चीजें होती हैं जो लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं, उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसमें यह आ रहा है कि इसमें क्या हुआ 2020, जैसे ये शौचालय निर्माण घर का सामान, तो इसमें लिख लो एक तरह से कि अगर आपके पास खुले में शौच है, शौच से मुक्ति हो जाती है और पेयजल है तो 90% बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, ये इसमें आता है। नेक्स्ट लास्ट लिख दीजिए, अवसर बढ़े आगे पढ़ें, ये वाला लिखिए, अवसर बढ़े आगे पढ़ें। अवसर बढ़े आगे पढ़ें। अवसर बढ़े आगे पढ़ें, और इस वाले में लिख लो ठीक है। और इसमें है कई सारी चीजें लिखे। बिहार में टोटल 38 जिले हैं, 38 जिलों में प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इसमें था। और ये भी अपने आप में सोचो कितनी बड़ी बात थी, ये वाला कहा, इसको भी थोड़ा समझ लो। देखो क्या है एक्चुअली, क्या होता है कि सरकार के मामले में चाहे जो अधिकारी तंत्र होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो कई मामलों में बड़े ही थॉटफुल तरीके से गवर्नमेंट को काम करना होता है। भाई पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। होता क्या था कि जैसे आप देखे होंगे कि बिहार में जो, चाहे पूरे देश में जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है एज के अनुसार, उसमें साउथ और नॉर्थ में अंतर है। अभी 2011 के अनुसार ही, चाहे अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा, एक बीच में डेटा भी आया था कि जो साउथ के लोग हैं 2011 के अनुसार एवरेज जो उनका उम्र है, ठीक है, वो 30 इयर्स प्लस है। बिहार में जो लोगों का जो नेशनल एवरेज है वो 24 साल का है, और बिहार में जो एवरेज एज था 2011 के अनुसार वो 18.5 इयर्स का था। ठीक है, अर्थात ये जो कुल जनसंख्या की अगर बात करें इसमें, अब इसको हटा देंगे तो फिर ये आएगा नहीं। इसमें जैसे एक नहीं होता है कि उम्र के अनुसार एक जनसंख्या का डायग्राम अगर बनाएं, तो बिहार में जो एक नंबर 0 से 14 साल के बीच और 15 से 64 साल के बीच और 65 साल से ऊपर, तो बिहार में जाएंगे तो जब पूरा एवरेज देश बीच में है, करीब 64% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लाइज इन बिटवीन 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स। साउथ में जाएंगे तो उसका अपर पार्ट में, माने एजिंग पॉपुलेशन की संख्या साउथ में बढ़ती जा रही है। एजिंग पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, जो नौजवान से बूढ़े होने की ओर, चाइना की बात करिए, जापान की बात करिए, वो सब एजिंग पॉपुलेशन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और यहां पे जाएंगे तो माने राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे तो 64% पॉपुलेशन आर लाइंग इन बिटवीन 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स। लेकिन बिहार में जाएंगे तो देखेंगे कि बिहार अभी भी अन्य राज्यों के, साउथ के राज्यों की तुलना में ज्यादा, माने शैशव अवस्था में, जैसे 0 से 15 साल, 0 से 14 साल के बीच में उसकी जनसंख्या ज्यादा रही है। और उसमें कहा जाता है ये चीज 18.5 इयर्स उसका एवरेज एज है, जबकि देश का एवरेज एज 24 साल और साउथ के राज्यों का एवरेज एज 30 साल प्लस रहा, और बिहार का 20 साल से भी कम है। तो उसका फायदा क्या हो रहा है, बिहार को फायदा क्या हो रहा है, चाहे उसका एक नुकसान क्या हुआ, भारी संख्या में जो बिहार में, और ऐसा तो होता नहीं है कि भाई केवल बच्चे हों, नौजवान नहीं होंगे और बूढ़े नहीं होंगे, जनसंख्या में तो तीनों लोग रहेंगे, लेकिन ये बीच वाले में, ठीक है, 14 साल के बाद, 15 साल के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह की जरूरत होती थी। और बिहार में इतनी संख्या नहीं होती थी कि आप हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल करके और उसमें बच्चों को ला सके, क्योंकि बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में के लिए जो बच्चा चाहिए, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया और पता चला कि बच्चा अभी क्लास 10 के लेवल पे ही पढ़ रहा है, क्लास 9, 7, 8 में पढ़ रहा है बच्चा, तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो खाली रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बिहार में जो लोग 15 साल के ऊपर गए क्लास 12 पास करके, वो सारे के सारे आप देखेंगे कि साउथ में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, इस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो सब बच्चे जाके पढ़े।
और एक तरह से कहा जाए कि बिहार की ये शिकायत भी कहा जाता था कि करोड़ों अरबों रुपए बिहार से बाहर जाता था स्कूल फी, इंजीनियरिंग कॉलेज का फी पे करने के लिए, या उनका जो पेमेंट, जो मेडिकल कॉलेज का, एमबीए कॉलेज का, बीएड कॉलेज का, ये सब चीजें, ये सारा स्ट्रक्चर बिहार में नहीं होता था। और उसके पीछे एक लॉजिक भी होता था कि ऐसे अभी बिहार प्राइमरी एजुकेशन है, वो जो हाई स्कूल के लेवल पर ही बिहार का जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो हाई स्कूल के लेवल पर ही है। अभी वो इंजीनियरिंग कॉलेज की उस जरूरत उसको नहीं है, उसको एमबीए कॉलेज की जरूरत नहीं है, उसको लॉ कॉलेज की जरूरत नहीं है, उसको मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है, उसको बीएड कॉलेज की जरूरत नहीं है, उसको आईटीआई कॉलेज की जरूरत नहीं है। और ये सारे जो टेक्निकल एजुकेशन होते थे वो बिहार की जरूरत नहीं होती थी, कम लोग थे जिनको ये जरूरत होती थी। और इसके लिए 4-6 इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, पटना एनआईटी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर हो गया, इसी तरह के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ये बच्चे और बाकी जो ये सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो नहीं आ पाते थे वे सारे दूसरे राज्यों में जाकर के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते थे। और इस तरह से बिहार से बड़े पैमाने पे इस तरह के एजुकेशन के लिए भी माइग्रेशन होता था, पैसे बाहर जाते थे। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि बिहार में बिहार के बच्चे भी अब हाई स्कूल के लेवल से उठ करके इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन के लेवल पे आ गए। ठीक है, इस लेवल पे बच्चे यहां पर आ गए। तो इस लेवल पे बच्चों के आ जाने का क्या होगा, यहां पे अब बिहार सरकार इसके लिए रेडी है। और रेडी में क्या हुआ कि देखो हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। जबकि सोच के देखो 1990 में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कितना टफ होता था इंजीनियरिंग का एंट्रेंस निकालना। अगर जो ही छोटा ही एक ग्रुप था इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला, तो उस ग्रुप को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना बिहार में मोस्ट डिफिकल्ट होता था। बाद में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आए तो उसमें लोगों ने जाके लिया। तो अब क्या हो गया, अवसर बढ़े आगे पढ़े में, ये सारे जिले में 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज, सारे 38 जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज, प्रत्येक जिले में महिला आईटीआई, 38 जिलों में महिला आईटीआई, प्रत्येक जिले में ये जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक अनुमंडल में ये स्किल डेवलपमेंट कॉलेज, प्रत्येक अनुमंडल में आईटीआई कॉलेज, प्रत्येक उसमें 33 पैरामेडिकल संस्थान, टोटल 33 पैरामेडिकल संस्थान और 5 ये फार्मेसी और बीएड कॉलेजेस। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि टू हार्नेस, ठीक है, to provide opportunity of higher education to youth of Bihar, government has taken a number of initiatives, ठीक है, under this resolve that is called अवसर बढ़े आगे पढ़े। इसके तहत तो ये सारे के सारी चीजें की गई। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए कि अवसर बढ़े आगे पढ़े के तहत बिहार की नौजवान हो रही जनसंख्या, बिहार की नौजवान हो रही जनसंख्या कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी एवं शैक्षणिक संस्थान विकसित किए जा रहे हैं। टू प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन टू यूथ ऑफ बिहार, गवर्नमेंट इज establishing engineering colleges, polytechnic colleges and other in almost all districts of Bihar. किसमें हमने कहा नौजवान हो रही जनसंख्या की शैक्षणिक उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों का विकास किया जा रहा है। गवर्नमेंट इज डेवलपिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, संस्थानों का विकास किया जा रहा है। जैसे सभी जिले में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, महिला आईटीआई कॉलेज, लाइक इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, all 38 districts, engineering colleges, polytechnic colleges and women ITI. women ITI क्लियर है? तो ये 7 निश्चय है। और इसी में लास्ट में कंक्लूजन में एक लाइन लिख दीजिए, कंक्लूजन एक लाइन
देखो, इस प्रकार इन निश्चयों के माध्यम से, थ्रू दीज रिजॉल्व्स, इन निश्चयों के माध्यम से बिहार को विकसित करने की कोशिश गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप बिहार को विकसित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, बिहार में डिजिटल क्रांति लाने की कोशिश, एफर्ट टू ब्रिंग डिजिटल रिवॉल्यूशन इन बिहार। हेडिंग नया हेडिंग डाल दीजिए, बिहार में डिजिटल क्रांति लाने की कोशिश, टू ब्रिंग डिजिटल रिवॉल्यूशन इन बिहार। डिजिटल रिवॉल्यूशन इन बिहार। बिहार में डिजिटल क्रांति लाने की कोशिश, टू ब्रिंग डिजिटल रिवॉल्यूशन इन बिहार। और इसमें लिख लो एक लाइन, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, घर तक फाइबर प्रोग्राम इन बिहार, यही वाला हेडिंग डाल दीजिए, घर तक फाइबर प्रोग्राम इन बिहार। हिंदी में भी लिख सकते हैं, घर तक फाइबर प्रोग्राम इन बिहार। फाइबर प्रोग्राम इन बिहार। क्या लिखे, घर तक फाइबर प्रोग्राम इन, घर तक फाइबर इन बिहार। और उसी के नीचे लिख दीजिए, हर घर इंटरनेट का लक्ष्य, घर तक फाइबर प्रोग्राम इन बिहार। और उसका इस तरीके से हो जाएगा, क्या था, इंग्लिश में लिखा हुआ था आपने, घर तक फाइबर नेटवर्क। और उसमें था इसका टारगेट क्या क्या है। इसको ऐसे अगर मान लो एक डिजाइन बनाएं थोड़े, तो क्या क्या आ जाएगा, हर घर इंटरनेट, इसको लिख लीजिए, एक पार्ट होगा हर घर इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से। और ये किस योजना का विस्तार है, ये घर तक फाइबर नेटवर्क, ये भारत नेट जो कार्यक्रम है उसी का विस्तार है। भारत नेट कार्यक्रम में आप जानते हैं कि पहले था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लाल किले से भाषण देते हुए उन्होंने अगले 1000 दिनों में सभी 6.5 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रदान करने का, ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का, और वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 10 Gbps तक का स्पीड का टारगेट है। 10 Gbps, अभी हम लोग Mbps में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। 10 Gbps का गांव में कनेक्टिविटी हो जाएगा। और उससे कि गांव में किसान, अभी देख रहे थे द मिंट अखबार एक आता है, उस मिंट अखबार में देख रहे थे तो एक धान के खेत के किनारे एक लैपटॉप लेकर के किसान बैठा हुआ है। अभी जो किसान जो 3 कानून आया है उस 3 कानून से, लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि विपक्ष में फिर वही कि हर चीज का विरोध करना है, जो भी वही पक्ष में जाएंगे तो फिर आगे करेंगे। तो देश को आगे बढ़ते रहना होगा और उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। 2012 में जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार द्वारा लाया जा रहा था तो सुषमा स्वराज द्वारा विरोध हो रहा था। और अब जब सुषमा स्वराज तो नहीं है, उनके लोग हैं, बीजेपी द्वारा जब लाया जा रहा है तो पता चला कि कांग्रेस पार्टी द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। तो कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो सकारात्मक चीजें हैं वो आगे बढ़ती रहती हैं, सरकार उसको आगे बढ़ाती रहती है। तो एक ये घर तक फाइबर नेटवर्क का कंसेप्ट है, भारत नेट है, हर घर इंटरनेट, इसका उद्देश्य है। दूसरा है, लिख लो अगले 1000, इसमें है कि मार्च 2021 तक 45,945 जो गांव हैं बिहार के,
बिहार के गांव हैं, द विलेजेस ऑफ बिहार 45,945 will be connected through optical fiber by March 2021. मार्च 2021 तक, मार्च 2021 तक सभी गांवों को, एक तरह से सभी गांव कहिए इसको, सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना, ये लक्ष्य है। ये टू कनेक्ट ऑल विलेजेस थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ऑल विलेजेस ऑफ बिहार थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बाई मार्च 2021। ये इसमें है, कल प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसको अनाउंस किया गया था, और इसमें टोटल हैं 8,339। ये जो गांव हैं वो कितने से जुड़े हुए हैं? ये ग्राम पंचायत हैं, 8,339 ग्राम पंचायत तथा 45,945 जो विलेजेज हैं विल बी कनेक्टेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बाई, ये ध्यान रखेंगे इसी योजना के तहत। आगे इस योजना में जो नेक्स्ट है वो है कि अगर जब ऐसा हो जाएगा, जब इस तरह से गांव कनेक्ट हो जाएंगे तो 1 साल तक फ्री इंटरनेट, ठीक है, 1 साल तक फ्री इंटरनेट रहेगा। 1 ईयर फ्री इंटरनेट, 1 साल तक फ्री इंटरनेट रहेगा। 5 सरकारी संस्थाओं को और 5 ऐसे अन्य ग्रामीण संस्थाओं को फ्री इंटरनेट रहेगा। किसको? 1 ईयर तक फ्री इंटरनेट है, ये ध्यान रखिए। किसको किसको रहेगा? 5 ग्रामीण संस्थाओं को हर ग्राम पंचायत में, और 5 सरकारी संस्थाओं को। 5 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड 5 रूरल इंस्टीट्यूशन विल बी कनेक्टेड थ्रू फ्री इंटरनेट सर्विसेज, विल बी प्रोवाइडेड फ्री इंटरनेट सर्विसेज। अब गांव में जैसे मान लो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, पंचायत भवन है, ठीक है, इस तरह से हॉस्पिटल है, तो ऐसे जो सरकारी होंगे, इनके अलावा जो 5 प्राइवेट जो वो तय करेंगे उसके अनुसार, तो ये भी इसमें आता है। ये जो कल जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा परसों जो, हाँ कल जो उद्घाटन किया गया था उसमें ये था। नेक्स्ट एक और लिख दीजिए, अगला इसमें क्या होगा? पटना के अलावा दरभंगा और भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन पटना, दरभंगा एंड भागलपुर। पटना के अलावा दरभंगा, भागलपुर में STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना, जहां पे सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाएगा। इनके अलावा है 12 BPO की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट एक और है, लिख लो, 12 BPO 2300 सीट के साथ शुरू होंगे। और BPO जानते हैं क्या होता है? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है, BPO। इसका मीनिंग अब बताएंगे, BPO का मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लो BPO एक तरह का हुआ कॉल सेंटर, कॉल सेंटर्स हुए जहां से कॉल करके, जैसे आप मान लीजिए आपका एयरटेल है, तो एयरटेल है तो 121 उसका कस्टमर केयर है, रेलवे है तो 139 उसका कस्टमर केयर है। तो कहीं आप 139 कॉल करते हैं तो वहां पे लोग उठाते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पे क्या है, बहुत सारे लोग वहां पे ऐसे बैठे हुए हैं अपने अपने टेबल पर, और ये टेबल पर बैठ करके जो उनके पास कॉल आ रहे हैं उस कॉल को वो सेटल करते हैं। तो ऐसे पटना में 12 कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां से
ठीक है, 2300 सीट्स के, और ये एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी हुआ, और इसके साथ 23 लोगों को चाय पिलाने के लिए, बाकी उनको खाना खिलाने के लिए और भी लोग होंगे। तो सोचो ये एक अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नए तरह का काम होगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब वहां पे इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो ये जो कल आया था कि बिहार में ऑप्टिकल, हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, उसमें ये बातें भी की गई हैं। इसके अलावा जाएंगे तो एक और इसमें आता है कि बिहार में एक आदर्श कंप्यूटर साक्षरता गांव, ठीक है, आइडियल कंप्यूटर लिटरेसी विलेज को बढ़ावा दिया जाएगा। और उसमें अभी है वो है लखनपुर गांव है वो, इसमें लखनपुर गांव है। तो ये भी याद रखिएगा, लखनपुर गांव को याद रखिएगा, आइडियल कंप्यूटर लिटरेसी विलेज के रूप में ये किया गया है। तो 7 निश्चय में एक निश्चय ये भी रखना चाहिए था, वैसे भी 8वां निश्चय भी जोड़ देना चाहिए था, टू ब्रिंग डिजिटल रिवोल्यूशन इन बिहार, और उसके तहत ये सारे काम किए जाने चाहिए थे। तो उसमें जाएंगे तो कई और सारे हैं। मैं आपको अभी एक्चुअली क्या है, मैं इसलिए देखो नहीं भेज पा रहा हूं कि कई सारा व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं आज बात कर लेता हूं कि कौन सा वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि हम सारा जो कुछ भी इस तरह के टाइल्स हो या इन्फॉर्मेशन हो वो सब भेजें। क्योंकि अभी कई सारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, इसलिए हम नहीं भेज पाए हैं, लेकिन हम भेज देंगे सारा। अब इसी में जाएं तो देखो, जैसे ये वाला हमने इसको ओपन किया था, अब इसको ओपन किया था, तो इसी में अब एक एक करके अगर बढ़ते जाएं तो इसमें आते जाएगा आपको। ये वाला है आईपीआरडी बिहार का ट्विटर अकाउंट, एक बता रहे थे ना, आईपीआरडी है ये, सूचना एवं जन संपर्क विभाग बिहार का है ये, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बिहार। ये साइट बहुत अच्छा है ट्विटर का। सारे बिहार के जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होते हैं यहीं से जारी किए जाते हैं। नाम ही है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ठीक है। तो ट्विटर पे ये एक आईपीआरडी बिहार को फॉलो किए रहेंगे। देखो मैंने फॉलो करके रखा हुआ है, तो आपको सारा इसमें सारे इंफॉर्मेशन बिहार से रिलेटेड जितने भी नए इंफॉर्मेशन है वो सब मिलते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ये है ना, माननीय पीएम के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनएचएआई का शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम शामिल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बिहार में जितने भी जो रोड अगले बनाने की परियोजना थी, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्राइम मिनिस्टर ने उसको ऑन किया। इसकी सूचना है यहाँ पे, और यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो वो उस कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। तो ये आईपीआरडी बिहार का एक साइट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपके काम का चीज है। इसके अलावा जाएंगे तो हर गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी हिंदी में है। ये 8300 ग्राम पंचायत हैं, भारत नेट गांव तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ है। 5 ग्रामीण संस्थाओं को ये हिंदी में है, ये सब हम आपको भेज देंगे, ठीक है। इसके अलावा जाएंगे तो ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा जाएंगे तो ये एक था ईजिंग लाइव्स थ्रू डिजिटल इंपावरमेंट के माध्यम से मैंने क्या क्या लोगों के जीवन को अच्छा करना, तो ये इसमें लिखा हुआ, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों हमारे पास है, दोनों में हम आपको भेज देंगे। मोर देन 11.88 लाख आधार इनेबल्ड रजिस्ट्रेशन। डिजी लॉकर क्या होता है ये भी हम बता देंगे। तो डिजी लॉकर एम्स है, आईजीएमएस में मेडिकल जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जिससे कि आपको जाकर के वहाँ पे लाइन लगाने की जरूरत ना पड़े। हॉस्पिटल में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसमें ओपीडी में अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो सब ऑनलाइन हो जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। 8 लाख एप्लीकेशन प्रोसेस्ड ओवर, ये डिसबर्स्ड अंडर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू हुआ, या रुपए कार्ड क्या क्या है ये सब इन्होंने किया हुआ है। तो इसका हिंदी वाला भी है और इंग्लिश वाला भी है, इस तरीके से। एग्रीकल्चर वाला है, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। भारत नेट घर तक फाइबर, ये जिसमें 6 लाख, तो ये तो भारत सरकार के लिए, बिहार में 45,945 गांव की बात की गई है इसमें। तो इस तरीके से, अच्छा ये तो 7 निश्चय का ही था। इंश्योरिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी टू एवरी विलेज, ये वाला है, भारत नेट विलेज में क्या क्या है, तो ये सब हम आपको भेजते हैं। किसी बिल को लेकर के था ये, तो जो भी हैं सब आपको भेज देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल फिर हम ये जो कुछ जो एक टॉपिक लेंगे, ये जो कृषि विवाद वाला मैटर है और एक महिला सशक्तिकरण के लिए है, तो ये 2 हम करा देंगे। उसके बाद फिर दूसरे लोग आएंगे जो भी और होंगे हमारे इस 10 से 11:30 वाले टाइम में, और बाकी फिर हम लोग कोई बिहार स्पेशल बिहार करंट को जोड़ते हुए हम उसको कराते रहेंगे। तो हमारा एक साथ 2 टॉपिक यहाँ पे पूरा हो जाएगा, बिहार का करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, स्टैग्नेंट पार्ट है, जैसे हिस्ट्री वाला पार्ट है, ज्योग्राफी वाला पार्ट है, पॉलिटी वाला पार्ट है, तो वो फिर अलग से एक बार में हो जाएगा। लेकिन अभी शुरू में हम लोग बिहार विशेष और करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स ये कर लेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स शनिवार के शनिवार हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।